हाँ जी, नमस्कार। तो कल हमने इंग्लिश की ये ऑनलाइन क्लास शुरू की थी और इस क्लास में हमने शुरू किया था टीचिंग मेथड वाला पोर्शन। चूँकि टीचिंग मेथड्स में जो शुरुआत के जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली क्लास में हमने शुरू किया था भाषा क्या होती है, भाषा का स्वभाव। इसके बाद हमने लिया था कि भाषा यानी लैंग्वेज के रूप में हमने जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो हम भी चूज़ कर रहे हैं, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप चूज़ कर रहे हो इंग्लिश को, तो सबसे पहले इंग्लिश को जाने तो सही वर्तमान परिस्थितियों में यानी प्रेजेंट एज में इंग्लिश की क्या पोजीशन है, क्या इसका रोल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। जब इसका हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होता तो ये हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात इसको हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं क्यों पढ़ते आ रहे हैं, क्यों ना कहीं इसका कोई ना कोई हमसे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंस है, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ते आ रहे हैं। यूँ तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी पोजीशन है। इसकी चर्चा भी हमने कल शुरू कर दी थी और इसकी चर्चा में सबसे पहले मैंने कहा था कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्यों है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये कारण भी मैंने बताया था। मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं मेन पॉइंट्स को आपको दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला मैंने बताया आपको, आई थिंक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको हम फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, लाइब्रेरी लैंग्वेज अर्थात द स्टॉक ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज भी मैंने एक नाम लिया था आपके सामने। इसके अलावा मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इसके आगे मैंने बताया था आपको लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की भाषा। इसके अलावा मैंने आपके सामने पॉइंट जो नोट करने के लिए लिखा था आपके लिए, वो लिखा था लैंग्वेज फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये पॉइंट्स कल मैंने इंग्लिश की पोजीशन, रोल और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पे लिखे थे। आई थिंक आपने लिखे होंगे। पहली क्लास को देखने के बाद मेरे को ये लगा, हो सकता है कि थोड़ा सा जो आपके सामने वर्ड्स मैंने लिखे थे उनको देखने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं अपने आप ही इसमें आपको इम्प्रूव करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कल ये भी कहा था कि मैंने इंग्लिश की पोजीशन, रोल और इम्पोर्टेंस से रिलेटेड 11 पॉइंट्स यानी 11 पॉइंट्स लिखे थे। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स 11 पॉइंट्स ही हैं, एक आध पॉइंट्स हम जब डिस्कस करेंगे तो बढ़ भी सकता है और मैं बढ़ाऊँगा। जैसे कि इसको हम लिंक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, आई थिंक ये विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड ये तो मैंने लिखा था। तो सबसे पहले तो जो कल अधूरा डिस्कशन था उसको मैं कंप्लीट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। इस टॉपिक को रिवाइज यानी पोजीशन, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को रिवाइज कराने के बाद इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज करूंगा। फिर उसके बाद जैसा आप जानते ही हो
कि सब कुछ आप सुनते हो, सुनने के बाद जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा आप उसमें दिमाग लगाओगे, कुछ क्वेश्चन बिटवीन लाइंस होंगे, सो दैट आपको लगे कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आप में हो सकता है कि अधिगम इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट्स भी हों जो पहले ऑफलाइन क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस कर चुके हों, उनके लिए ये रिवीजन का बहुत अच्छा मौका मिला है। अपने आप को और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट होगा कि इंग्लिश उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे वो इजीली ध्यान दे पाएंगे, चाहे वो साइंस वाले हों, चाहे भाई और कोई वाले हों, उनको और भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा सकते हो। तो कम से कम आपको लगेगा कि इंग्लिश तो उनकी हो चुकी है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अधिगम के स्टूडेंट्स तो रहे हैं, लेकिन उनके बैचेस में इंग्लिश की क्लास लगी ही नहीं थी, ऑफलाइन क्लास, यानी मैं रेगुलर टीचिंग उनको दे ही नहीं पाया था इंग्लिश की। उनको हो सकता है कि थोड़ा फास्ट लग रहा हो कि सर थोड़ा इतना जल्दी बता रहे हैं, तो उनको हो सकता है थोड़ा कम समझ आया हो। तो डोंट वरी, मैं आपको भी समझाता चलूँगा और ऐसे लगेगा आपको कि आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हो। तो इन सब चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, आपके दिमाग में इन सब चीज़ों को मैं बैठाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में बोलता था, वहाँ भी मेरी जिम्मेदारी थी। अब ऑनलाइन क्लास के लिए मैं राज़ी हुआ हूँ, तो ऑनलाइन क्लास में भी मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। बस आप सुनते चलना, सुनने के बाद जब मैं क्वेश्चंस लिखूँगा उनमें थोड़ा सा आप अपने आप को इन्वॉल्व करना, थोड़ा सा अटेंशन देना, और इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो कल हमने डिस्कस नहीं किए थे पॉइंट्स, जो पोजीशन, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में थे, तो उनमें पहला पॉइंट जो डिस्कस नहीं हुआ था वो था इंग्लिश इज फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश को फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज कहा जाता है। इसकी वजह पहले आप हिंदी में सुन लीजिए। इसकी वजह यह है, फ्लेक्सिबल मतलब जो स्वभाव से लचीली हो, सॉफ्ट नेचर वाली, और प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, जिसमें निरंतर प्रगति, प्रोग्रेस होती रही हो। इन दोनों बातों का मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, अर्थात इसका स्वभाव लचीला कैसे हम कह सकते हैं कि क्यों है इसके पीछे फ्लेक्सिबिलिटी। दरअसल आप जानते हैं कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़, मोस्टली अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो एक समय था कि इंग्लैंड का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके साम्राज्य में कभी भी सूरज छिपता नहीं था, सनसेट नहीं होता था। एक जगह सूर्यास्त होता था तो दूसरी साम्राज्य में और कहीं दूसरी जगह पर सूर्योदय होता था। अर्थात इंग्लैंड की जो अप्रोच थी वो वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े एरिया में थी। तो जब इंग्लैंड के लोग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में गए थे, चाहे वो व्यापार के लिए, चाहे अदर पर्पज़ से, और अलग अलग जगह उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बसा ली थी और वहाँ वो व्यापार कर रहे थे। इंडिया में पहले उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, उसके बाद न केवल आर्थिक स्थिति यानी जो आर्थिक संरचना थी हिंदुस्तान की उस पर उनका कब्जा था, बल्कि बाद में राजनीतिक और प्रशासनिक उन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी और हम पर उन्होंने राज किया। ऐसे कई देशों में, क्योंकि मैं इतिहास की बात नहीं करूँगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। तो जहाँ जहाँ ये ब्रिटिशर्स गए, तो वहाँ जहाँ भी गए होंगे ये गूंगे बन के तो रह नहीं सकते थे।
व्यापार और वाणिज्य संबंधी जो भी कार्य थे या दूसरी एक्टिविटीज़ थी, उन देश के लोगों के साथ जहाँ जो इनके लिए विदेश था, जिनकी भाषाएं अलग अलग थी, उन लोगों के साथ जब ये इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये लोग उनकी भाषा नहीं जानते और वो इनकी भाषा नहीं जानते, तो समस्या चली आई। तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल तो निकला होगा जब ऐसे दो लोग या ऐसी दो कम्युनिटीज़ जिनकी मदर टंग से यानी जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हों, और यदि ऐसी कम्युनिटीज़ कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का अगर प्रयोग करती हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हैं, तो इस परिस्थिति में इंग्लिश लिंक लैंग्वेज बन जाती है, नॉट प्रोग्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल। लेकिन हम बात लेके चल रहे थे कि इंग्लिश को फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, तो मैं बात यहीं से जुड़ी हुई है ये। तो दरअसल जब ब्रिटिशर्स दूसरे देशों में गए जहाँ की भाषाएं अलग अलग थी, तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे विदेशी भाषाओं के, दूसरी भाषाओं के, जो अंग्रेजी नहीं थी, दूसरी, जैसे चाइना में गए तो चाइनीज़ के, या इंडिया में आए तो हिंदी के कुछ वर्ड्स, दूसरी कंट्रीज़ में ब्रिटिशर्स गए तो उस कंट्री की जो भाषा थी उसके कुछ वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा आपस में बोले जाते थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने भी सीख लिया। अब चूंकि वो वर्ड एक तरह से कंपलसरी बन गए थे, ज़्यादा चलन में आ गए, तो वो वर्ड्स इंग्लिश भाषा में सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो गए। अब दूसरी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी भाषा ने क्यों अपनाया? भाई आज हम अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं और हम दूसरे लोगों को यदि जगह दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्वभाव लचीला है, तभी तो हम दे पा रहे हैं। आजकल दिलों में जगह है कहाँ जो दूसरों को जगह दे पाएँ। लेकिन इंग्लिश के पीछे चाहे वो कोई भी कारण रहे हो, चाहे ब्रिटिशर्स की अपनी कुछ मजबूरियां रही हों, वो वर्ड्स इंग्लिश भाषा में सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो गए। आज उन वर्ड्स को, चाहे वो लैटिन भाषा के हों, चाहे जर्मन के हों, चाहे फ्रेंच के हों, चाहे ग्रीक के हों, चाहे चाइनीज़ वर्ड्स हों, इवन हिंदी के कुछ वर्ड्स हों, वो वर्ड्स अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफ़र हो गए और उन वर्ड्स को आज हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और लिखा रहता है कि ये वर्ड लैटिन भाषा से है, ये वर्ड ग्रीक भाषा से है, ये वर्ड जर्मन भाषा से है, या ये वर्ड दूसरी किसी लैंग्वेज से है। तो ये सब कुछ जो हुआ, इंग्लिश डिक्शन में ये शब्द आए, तो उसका कारण यही था कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्वभाव रहा, नेचर जो रही इसकी, वो सॉफ्ट रही, और सॉफ्ट नेचर को ही तो फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो इजीली वो वर्ड्स अडॉप्ट कर लिए गए। तो इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्वभाव है बाय नेचर, ये कैसी रही? फ्लेक्सिबल। अब चूंकि ये वर्ड्स ऐसा नहीं कहीं इकट्ठे रखे थे और एकदम सारे के सारे शामिल कर लिए, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, ऐसे कंट्रीज़ के संपर्क में ये आए, वैसे वैसे ये वर्ड्स जो ज़्यादातर चलन में थे वो वर्ड्स इंग्लिश की तरफ आने लगे, इंग्लिश शब्दावली में यूज़ होने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वर्ड्स की जो नंबर है, इनकी जो संख्या है, वो इंग्लिश डिक्शन में, डिक्शन मतलब शब्दकोश, शब्दावली, इंग्लिश डिक्शन में एक साथ जो है शामिल नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुई। इसका मतलब इंग्लिश डिक्शन में ये जो वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इंग्लिश डिक्शन का जो विस्तार है वो होता गया, और जब किसी चीज़ का विस्तार होता है उस विस्तार को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज कैसी रही? प्रोग्रेसिव। सो वी कैन से बाय नेचर इंग्लिश इज फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ। इंग्लिश इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बिकॉज in its diction a large number of words were included from other languages such as German, Greek, Latin, etc. Okay, so this is called flexible language, अर्थात soft nature वाली language. And this diction मतलब
these words have been increasing continuously, और ये वर्ड्स लगातार बढ़ते गए, ये शब्द संख्या लगातार बढ़ती गई, तो डिक्शन भी बड़ा होता गया, लार्ज 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 होता गया। तो जब डिक्शन लार्ज होता गया, इसका मतलब इंग्लिश के पीछे वर्ड जुड़ा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी जुड़ी कि भाई ये प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। ओके, तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, सॉफ्ट नेचर, तो सॉफ्ट नेचर वाली भाषा, क्योंकि उसने दूसरी भाषा के शब्दों को अपने डिक्शन में जो है शामिल किया गया। और दूसरी, ये जो शब्द संख्या है, दूसरी भाषाओं के शब्द निरंतर इंग्लिश डिक्शन में शब्दकोश में बढ़ते गए, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव लैंग्वेज रही है। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आई होगी। जब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और आपके अंदर समझ डेवलप होगी कि इस बात का मतलब था क्या। इसके बाद आपको जो अभी हमने जो बात बताई है, लिंक लैंग्वेज, आई थिंक कल ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा था, अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज मतलब जोड़ने वाली भाषा, जोड़ने वाली, तो जोड़ने वाली भाषा मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं लिंक लैंग्वेज, मतलब ब्रिज, जो नदी के दो किनारों को मिलाए, लिंक करे, उसी को तो ब्रिज कहते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश को हम ब्रिज कह सकते हैं, लिंक लैंग्वेज कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करती है। अब किसको जोड़ने का काम करती है? सपोज हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया इज़ अ ट्रेमेंडस कंट्री विद ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत बड़ा देश है, और देश में भाषा के नाम पे, वेशभूषा के नाम पे, अपने त्योहार, संस्कृति, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से विविधता देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यदि हम उत्तर यानी नॉर्थ इंडियन हैं और यदि हमें साउथ इंडिया में जाना है, अंतर हम देखें तो वहाँ जो है, जो लैंग्वेज है वो नॉर्थ इंडिया में नहीं बोली जाती, और नॉर्थ इंडिया वाली लैंग्वेज वहाँ ज़्यादातर लोग नहीं बोलते। सपोज़ हम सीधी बात करते हैं कि हम लोग हिंदी, हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलते हैं, और यदि किसी भी काम से, चाहे व्यापार वाणिज्य के काम से या दूसरे किसी काम से, नौकरी के काम से, किसी भी काम से हम तमिलनाडु चले गए, जहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा नहीं बोलते, तो यदि अब हमें उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़े, यानी अपनी बात कहनी पड़े, अपने विचार उनके साथ शेयर करने पड़े, तो इसके लिए तो लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आप हिंदी का प्रयोग करते हो, हिंदी में अपनी बात कह रहे हो, तो वो लोग तो दे डोंट नो हिंदी, भाई वो तो तमिल जानते हैं। और यदि वो लोग अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी किसी बात से आपको अवगत कराना चाहते हैं, तो उसके लिए वो भी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, और वो यूज़ कर रहे हैं अपनी तमिल, तो ना तो आप उनकी तमिल जानते, ना वो आपकी हिंदी जानते। इट मीन्स कम्युनिकेशन गैप, ना आप उसको समझ पा रहे, उनको समझ पा रहे, ना वो आपको समझ पा रहे। इवन आप यदि उसको बॉडी जेस्चर से भी समझाने की कोशिश करोगे, नहीं समझ आएगा, क्योंकि बॉडी जेस्चर्स भी अपनी एक लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो अब इस समस्या का हल क्या है? यदि ऐसे दो लोग जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं, या ऐसी दो कम्युनिटीज़ जिनकी मदर टंग्स अलग अलग हैं, यदि वो लोग, उनमें एक समानता हो कि यदि दोनों ही पक्ष इंग्लिश लैंग्वेज का यदि उनको ज्ञान है, इंग्लिश लैंग्वेज में वो बातचीत कर सकते हैं, यदि ऐसी दो कम्युनिटीज़ जिनकी मदर टंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब वो संवाद कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, और उस समय वो इंग्लिश में संवाद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ इंग्लिश जानती हैं, तो इसका मतलब इंग्लिश यहाँ क्या बन गई? लिंक लैंग्वेज बन गई, ब्रिज बन गई। तो इंग्लिश इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज व्हेन द कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, अर्थात द कम्युनिटीज ऑफ विच मदर टंग्स आर डिफरेंट,
share their ideas in English, then English becomes a bridge, a link between the different communities। अर्थात ये जोड़ती है, और जब ये जोड़ती है तो हम एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे की ट्रेडिशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के आइडियाज़ को आपस में समझने लग जाते हैं। ओके, तो इंग्लिश इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज। कब? व्हेन इट इज स्पोकन एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ विच मदर टंग्स आर डिफरेंट, जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं लेकिन वो लोग अंग्रेजी जानते हैं। तो यदि वो इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं तो इंग्लिश उनको लिंक करती है, एक दूसरे के करीब लाती है, एक दूसरे को समझने का मौका देती है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिंक लैंग्वेज बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला इसमें था लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंग्लिश को लेके ये पॉइंट मैंने लिखा, कल भी लिख दिया था, मैं अब इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अंग्रेजी व्यापार और वाणिज्य की भाषा है। ये तो आप रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम व्यापार और वाणिज्य रन करना चाहते हैं तो ये नहीं कि परचून की दुकान खोल रही है और उसको व्यापार वाणिज्य कह रहे हैं। अरे व्यापार वाणिज्य चाहे वो अंतर्राज्यीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, अर्थात ऐसा व्यापार जो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है लेकिन वहाँ लैंग्वेज को लेकर के कुछ डिफरेंसेस हैं। सपोज आप हिंदी भाषी व्यापारी हैं और आप कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कोई फैक्ट्री है आपकी, वहाँ से प्रोडक्ट आपका अदर स्टेट्स में जा रहा है, इंडिया के अदर स्टेट्स में, बंगाल में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, तमिलनाडु में जा रहा है, आंध्रा में जा रहा है, केरला में जा रहा है। तो भाई जब जा रहा है तो वहाँ के लोगों के साथ डील तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब वहाँ के लोगों के साथ डील आप कैसे कर सकते हो? वहाँ उन लोगों की तो मदर टंग अलग है आपसे। तो इस मायने में आप कैसे उनके साथ व्यापार और वाणिज्य रन कर सकते हो? नहीं चल सकता। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो वहाँ कम से कम आप इंग्लिश लैंग्वेज में वार्तालाप तो कर सकते हो। इसके अलावा मेन जो इस बात के पीछे वजह है वो ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति को व्यापार और वाणिज्य को स्मूथली रन करना है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, इससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो टैक्स से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हों, इन सब में मैक्सिमम जो काम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और यदि कोई उद्यमी यानी जो प्रोडक्शन यूनिट या कोई व्यापार वाणिज्य रन कर रहा है, उसको यदि इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो बैंकिंग का काम हो, चाहे टैक्स का काम हो, या और व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं, लॉज को समझना हो, कानूनों को समझना हो, क्या नए नए स्लैब्स आ रहे हैं, क्या इनकम टैक्स के स्लैब्स आ रहे हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, अगर इन सबको समझना है, क्योंकि ये ज़्यादातर सारे के सारे जो रूल्स हैं, लॉज जो हैं, सारे के सारे जो क्लॉजेज हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो यदि व्यक्ति जो कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो उसको अपना व्यापार और वाणिज्य रन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। प्रैक्टिकल बनो, आप अपने आप में सोचो, आएगी भाई दिक्कत। तो
तो यदि वो व्यक्ति खुद नहीं जानता तो फिर उसको तमाम सीए जो कि अकाउंट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरीज और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, ये लोग हायर करने पड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ होती है। ये अपने अपने काम में निपुण होते हैं क्योंकि इनको इंग्लिश की नॉलेज है। तो बिना इंग्लिश की नॉलेज के, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन अ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, बट व्यापार और वाणिज्य के लिए सपोज आपको बैंक से लोन करवाना है, बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको टैक्स को समझना है, टैक्स का पूरा स्लैब समझना है, आए दिन चेंजेस होते हैं। सपोज आपको फॉरेन यानी विदेश में अपना प्रोडक्ट आप भेजते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो दूसरी कंट्रीज़ के लॉज को भी समझना तो होगा ना आपको। तो इसके लिए आपको ये सब कुछ इंग्लिश की नॉलेज के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश ट्रेड एंड कॉमर्स की भाषा है। अब बात करते हैं अगली बात, चौथा पॉइंट, लैंग्वेज फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज की स्थिति में यदि हम बात करें तो विश्व में एकमात्र भाषा अंग्रेजी, जो कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के मामले में सबसे टॉप पर है। यदि हमारे पढ़े लिखे नवयुवकों को अंग्रेजी भाषा पे कमांड है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में अपने आप को सुप्रीम पाते हैं। उनको उनका काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनको रोजगार के जो साधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं। एक नौकरी छोड़ी दूसरी तैयार, दूसरी छोड़ी तीसरी तैयार। क्यों? यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश। आपका अंग्रेजी भाषा पर कमांड है। जब अंग्रेजी भाषा पे आपको कमांड है और आपको पता है कि ये वो लैंग्वेज है जिसकी ग्लोबल रीच है। अरे भाई, राजस्थान में जॉब नहीं मिल रही है आपको, इंडिया में कहीं भी जाओ, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी हैं यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है। आप बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, दूसरे की बात को समझना जानते हैं, इसको आप LSRW कहते हो, और गुड आप में कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपको कौन रोक सकता है? क्योंकि आज की परिस्थिति ही ये है। तो यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपको रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप विदेश में चले जाएं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप इजीली स्मार्ट जॉब एट गुड सैलरी, और आज आपको पता है स्मार्ट जॉब एट गुड सैलरी सभी की पहली नीड है। भाई, आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई, महंगाई का ज़माना है, तो आप समझो समय को। सपोज़ आप अंग्रेजी की, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है और आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको नॉलेज नहीं है, यानी स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ा है बस सिर्फ पढ़ना जानते हैं, दूसरे की बात को सुन तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, अपनी बात को इंग्लिश में बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब इंग्लिश में ना के बराबर, यानी आपका हाथ टाइट है। तो जब आपका हाथ टाइट है तो आप यदि बेरोजगार हैं, प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जाते हैं जॉब के लिए, तो भाई साहब आपको वो वैसी स्मार्ट सैलरी वाली जॉब नहीं मिल सकती, स्मार्ट जॉब नहीं मिल सकती। तो आप चाहे हाईली एजुकेटेड हो गए लेकिन आपको जॉब एक 4th क्लास की करनी पड़ रही है, मजबूरी। और उतना ही एजुकेटेड एक व्यक्ति, आपसे भी कम एजुकेटेड व्यक्ति, यदि उसकी इंग्लिश पे कमांड है, इंग्लिश में वो कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी वार्तालाप कर सकता है, लिखना उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, लिख सकता है, तो उतनी ही जो है एजुकेशन उसने ली है और उतनी आपने ली है। लेकिन फ़र्क है
नॉलेज ऑफ इंग्लिश का, उसको इंग्लिश की नॉलेज है, तो उसको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसी ऑफिस में आप एक 4th क्लास का काम कर रहे हो, उतनी ही आप एजुकेशन उतनी गेन की है, और वो व्यक्ति जिसको इंग्लिश की नॉलेज है वो व्यक्ति उसी ऑफिस में जो है मैनेजर का जॉब पे है। तो बताओ कितना बड़ा फ़र्क हो गया। तो रियलिटी को समझो, आज इंग्लिश सिर्फ आपके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, अर्थात सिर्फ आपका एकेडमिक डेवलपमेंट होगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपका कंप्लीट डेवलपमेंट है ही नहीं, आपका विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका है ही नहीं। तो इम्पोर्टेंस को समझो कि भैया अंग्रेजी भाषा के बिना अच्छा रोजगार पाने में आप अपने आप को हमेशा असमर्थ पाओगे। अजी मैंने बहुत केसेस में देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चले गए, प्रशासनिक अधिकारी बन गए, लेकिन उनकी इंग्लिश में यदि कमांड नहीं है तो उनको वहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। लॉज जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लिश में है ना, लॉज इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और क्राइम से रिलेटेड तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से के जितने भी काम हैं उनको समझने में उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो उस समय उनको फील होता है कि काश उनको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होती। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थितियों में, आज की स्थिति मतलब समय तो बहुत बीत गया, लेकिन अब समझ लो कि हम कह सकते हैं कि यदि आज आपको अपने आप को सर्वाइव करना है, सर्वाइव यदि आपको करना है, तो इसके लिए अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी सैलरी के लिए अच्छी जॉब चाहिए, और अच्छी जॉब के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ज़रूरी है। तो अंग्रेजी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने वाली भाषा बन चुकी है। ठीक जी, एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं रोल, पोजीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 5वां, क्योंकि अब आप मेरे सामने हो नहीं ना, कि अगर सामने होते तो कॉपी में से देख के बता देते कि सर ये वाला पॉइंट रह रहा है, तो अब मेरे को याद है, मैं बता देता हूँ। द मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड। हालांकि कल मैंने लिखा था अ विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, बात एक ही है भैया, थोड़ा सा बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। तो रोज रोज बढ़ाओ कुछ, घटाओ मत। तो द मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, एक बड़ी सी खिड़की, जिस खिड़की में से हम आधुनिक संसार को देख सकते हैं। आधुनिक संसार का मतलब उन देशों को देख सकते हैं जो डेवलप्ड हैं, अर्थात विकसित देश हैं। उन विकसित देशों में टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मेडिकल के क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च में क्या नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, क्या नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, जिनसे उनका देश निरंतर विकास कर रहा है, निरंतर विकास कर रहा है। दरअसल इंग्लिश को द मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड कहने वाले थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कथन उनका था। तो उन्होंने इंग्लिश को द मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड जो कहा, इसके पीछे कोई ना कोई संदर्भ तो रहा होगा ना, कोई ना कोई वजह तो रही होगी, डेफिनेटली वजह रही थी। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हुआ, सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन ही तो हुआ, अंग्रेज़ों से हमने शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली, हमारी अपनी सरकार बनी। सरकार बनी तो अब जिम्मेदारी थी हमारी अपनी स्वयं की सरकार को, देश को संभालने की, इस तरह से कि इतने दिनों से जो हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जो जो हमने सहन किया, जो जो हमने झेला, अब बारी थी कि हमारा देश भी समृद्ध बने, हमारा देश भी प्रगति के रास्ते पे जाए।
हमारा देश का नवयुवक पढ़े और देश को आगे बढ़ाए। ये अब ज़रूरत थी। चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबका विकास हो, ये जिम्मेदारी हमारे देश की उस सरकार की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। बहुत अच्छी सोच थी, फार साइटेड थे, दूर की सोचते थे। और फिर ज़रूरी भी था जी। अब था क्या, जब देश आज़ाद हो गया, क्योंकि ये मानसिकता बन गई थी इंडियंस की कि जैसे हमने अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया, अंग्रेजी को भी यहाँ से भगाओ। अरे भाई, आप अंग्रेजी को कैसे भगा दोगे? ये कोई इंसान तो है नहीं, ये कोई कंक्रीट तो है नहीं, यानी इसका कोई शरीर तो है नहीं। अंग्रेज़ तो शरीर थे जो आपने ढूंढ ढूंढ के भगा दिए। ये तो भाषा है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको कैसे भगाओगे? क्योंकि इतने समय का जो तमाम प्रशासनिक कार्य रहा, तमाम जितने भी ऑफिशियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कोर्ट से रिलेटेड वर्क, जितने भी, चाहे वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से रिलेटेड हमारे संविधान के सारे लॉ, सारे जो बातें हैं, वो सब कुछ इंग्लिश में लिखी हुई है। आप एकदम उसको कैसे निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं था। तो क्या था जी, जब अंग्रेजी भाषा का विरोध हमारे देश में शुरू हुआ, उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे, ज़्यादातर यह हिंदी हार्टलैंड जोन जो है, यहाँ ज़्यादा जो है इंग्लिश को अवॉइड कर रहे थे, इंग्लिश का विरोध चल रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उस समय लोगों को समझाया। जब विरोध बढ़ गया तो देश का जो सबसे बड़ा नेता है, जिस पे देश की कमान है, उन पंडित जी ने लोगों को समझाया कि भाई देखो, चाहे देश हमारा आज़ाद हुआ, हमने आज़ादी से मुक्ति पा ली, लेकिन हम आज इस परिस्थिति में हैं कि हम किसी भी मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। अर्थात कि हम आज हर चीज़ दूसरे देशों से आयात करते हैं, यानी मंगाते हैं। हम तो अभी खाद्यान्न में, खाने पीने की चीज़ों में भी निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों पर निर्भर है। तो समझो, यदि हमें अपने देश को विकास के रास्ते पे लेके जाना है, हमारे यहाँ हर वर्ग का विकास हो, तो वो तभी संभव है जब हम यहाँ नई नई तकनीकियों को अलग अलग सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करें। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो तो कृषि के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी से हमारे किसान भाई खेतीबाड़ी करें, चाहे वो और दूसरे क्षेत्र हों, क्योंकि ज़्यादातर काम मैनुअल होता था, शारीरिक श्रम से होता था। शारीरिक श्रम से कहाँ कितना काम हो जाए। एक किसान 2 बैलों को लेकर के हल जोत के कितना खेत जोत लेगा, और सब कुछ। हमारे यहाँ तो जो है इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी हर जगह, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता था, खेतों को पानी कैसे लग रहा है, वो भी मैनुअल। कुएँ थे, उनमें से खींच खींच के मैनुअल, यानी लोग खींच खींच के पानी खेतों में दे रहे। कितना दे पाएंगे? एक लिमिट है, क्योंकि बिना बिजली के आज आप देखते हो बटन दबाते ही पानी बाहर आ जाता है। सोचो कि हम कहाँ थे और वहाँ से कैसे यहाँ आए, कैसे ये संभव हुआ है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई देखो कि आज की स्थिति में हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, यदि आप ऐसे ही अंग्रेजी भाषा का विरोध करोगे तो हम कैसे देख समझेंगे उन देशों को जो विकसित देश हैं, जहाँ नए नए जो है रिसर्च हो रहे हैं, नए नए वहाँ खोज हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और उनके देश निरंतर प्रगति पे हैं। हम कैसे वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझेंगे? अब वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है। हमारी ये युवा पीढ़ी जब अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लेगी, अलग अलग क्षेत्रों में ये वहाँ अध्ययन करेंगी, जाएंगी, सीखेगी उस टेक्नोलॉजी को, वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आएगी, और हर क्षेत्र में वो टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होगी तो हमारा देश भी उत्पादन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में प्रोडक्शन हो, बढ़ेगा। सभी में की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो देश प्रगति के रास्ते पे जाएगा, और ये बिना इंग्लिश के संभव नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं बड़ा भाषण तो नहीं है, लेकिन समझो यार दिल खोल के। विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड,
विंडो जो नाम दिया है कि जैसे ये एक कमरा है, ये हमारा देश है। अब इस कमरे में कोई भी खिड़की नहीं है, चारों तरफ से बंद है, दरवाज़ा वरवाजा बंद है, और हम उस युग में जी रहे हैं कि यहाँ लाइट भी नहीं है, तो पूरे कमरे में अंधेरा है, हवा है नहीं, तो हम घुट के वैसे ही मर जाएंगे। यदि हमें इस कमरे में जीना है, जिंदा रहना है, तो इसकी खिड़की को खुला रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो यस, यदि आपको देश को विकास के रास्ते पे लेके जाना है तो इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। और ये टेक्नोलॉजी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हमारी युवा पीढ़ी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। और जब इनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा, ये पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा, तो ये उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उन देशों की टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो देश विकसित हैं, क्या नई नई वहाँ आविष्कार हो रहे हैं, क्या नई नई खोज हो रहे हैं, क्या नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ आ रही है, उसको समझेंगे। जब ये समझेंगे तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी, उस टेक्नोलॉजी से हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए छोड़ो अंग्रेजी भाषा का विरोध, यदि आपको देश को विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसी को इस लाइन में डाल दिया गया है। द मेज़र, अब मेज़र तो ही एक बड़ी खिड़की है जिसमें से हवा पानी खुल के आएगी। द मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, यदि जिंदा रहना है। तो ये थे जी वो पॉइंट जिसमें रोल, इम्पोर्टेंस एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश को लेके हमने चर्चा की है। इससे जस्ट पहले यानी शुरुआती जो लेसन मैंने शुरू किया था उसमें लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने आपको लिखे थे। अब ये मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि बस मुंह से बोलने से या थोड़ा बहुत लिखने से काम नहीं चल सकता। दरअसल आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हालांकि आप में से जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में ये मेथड या जो भी टॉपिक्स वो पढ़ चुके थे, उनको तो मैं मतलब साथ के साथ क्वेश्चंस लिखवाता जाता था ठीक इसी तरह से। और जिन क्लासेस में मैं गया ही नहीं था, वो जो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को देख पा रहे हैं, खैर उतना इंटरेक्ट तो नहीं हो पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, समय परिस्थिति ऐसी है, लेकिन आपको भी मैं 100% देने की कोशिश करूँगा। और अब ये जो 2 लेसन्स मैंने आपके सामने जो रखे हैं, एक्सप्लेन किए हैं, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, ऑप्शंस लिखूंगा, जैसा कि मेरी आदत है। बोर्ड पे लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, अरे 4 से होंगे 16 क्वेश्चन डिस्कस। हर जो ऑप्शन आपको दे रखा होगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे करके हमें जाएगा। ओके, तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इतना आपने समय दिया है, इतनी देर से आप सुन रहे हो। मेन जो काम की बात है कि कैसा क्वेश्चन बनता है, सो दैट आप लैंग्वेज को समझें, क्या कह रहा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि समय रहते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। आज मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, होप कि आप भी आगे आने वाले समय में मुझसे भी अच्छा लोगों का यानी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, अब वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट ही बन जाते हैं। जो मेरे मुंह से निकल गया वो सब इम्पोर्टेंट है जी आप लोगों के लिए। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अब अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।